जैसा कि आप सब जानते हैं, आप इस देश के अन्नदाता हैं। आप खुशहाल हैं तो ये देश खुशहाल है, ये जीवन समृद्ध है। लेकिन इस देश की खुशहाली और जीवन की समृद्धि के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुशहाल हों, आपकी समृद्धि हो। इस बात को हम समझते हैं, हमारी सरकारें समझती हैं और इसी के लिए हर साल लगातार नए नए प्रयास होते रहते हैं, नई नई योजनाएं आती हैं, नई नई तकनीक आती हैं और उन तकनीक को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रयास की कड़ी में हम आपके बीच एक माध्यम भर हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्षा जल के ऊपर, पानी के प्रबंध के ऊपर, उसकी निकासी के ऊपर। घटाएं जोर पकड़ती हैं, बरसात होती है जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। किसान ने फलक को निहारा और रिमझिम फुहारें होने लगी। अब फुहारें तो हो रही हैं, लेकिन इनको उपयोग में किस तरह लाया जाए, यही सारी बातें बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संयुक्त निदेशक कृषि श्री ईश्वरलाल जी यादव। ईश्वरलाल जी, मैं आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। तो किसान भाइयों, आज ईश्वरलाल जी हमें बताएंगे कि पानी का स्टोरेज किस किस तरीके से होता है, क्या क्या माध्यम है, उसका प्रबंधन कैसे होता है और उसका उपयोग किस तरह से लिया जाता है। किसान भाइयों, पानी की सिंचाई के लिए बात करते हैं तो सबसे मोटी बात आती है कि पानी कहाँ से आएगा। तो सिंचाई के लिए जब पानी की बात करते हैं तो सबसे मोटी बात आती है कि एक तो हमारा जो भूजल है वहाँ से पानी आएगा। दूसरा, हमारा जो भी जितनी नहरें हैं, बांध हैं, तालाब हैं, जो सतह पे है, सतही वाटर है, वो है। और तीसरा है कि जो बरसात के द्वारा पानी आता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एकत्रित करके और हमारे सिंचाई के एरिया को बढ़ा सकते हैं। ये तीन तरह से पानी का है और यदि इस पानी का अपन सही तरह से संग्रहण कर लेंगे तो हम सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ाएंगे और उत्पादन भी बढ़ाएंगे। ईश्वरलाल जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सिंचाई के लिए किस किस तरह के जल की आवश्यकता होती है और किस तरह के जल से कितनी सिंचाई हो सकती है। राजस्थान में जहाँ सिंचाई की बात करते हैं तो 60% पानी है वो ज़मीन के नीचे से जो पानी का दोहन कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड, वो पानी है, उसको निकाल करके और उसमें नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। 40% में वो पानी है जो या तो हम बांध ऊंध बना के और नहरों के द्वारा खेतों में ले जाते हैं, या छोटे तालाब, टैंक, तलाई ये बना के और इसके द्वारा पानी एकत्रित हो जाता है, उसके द्वारा सिंचाई करते हैं। तो 60% में हमारा जो भूजल है उसका उपयोग होता है और 40% में जो सतही जल है जो बरसात के द्वारा किसी भी रूप में एकत्रित होता है उसको हम पानी के सिंचाई के रूप में उपयोग में लेते हैं। ईश्वरलाल जी, सिंचाई का एरिया किस तरह से बढ़े, पानी का सदुपयोग कैसे हो और किन किन तरीकों से संग्रहण हो, वो आप एक बार बताइएगा। देखिए, मैंने जैसे बात बताई, पहले तो भूजल की बात आती है कि जो ज़मीन के अंदर जितना भी पानी है हम उसको नलकूप के द्वारा बाहर निकालते हैं और उससे सिंचाई करते हैं। अब उस पानी का कैसे अधिकतम सदुपयोग हो, क्योंकि जो हम आज की परिस्थिति देखते हैं 297 ब्लॉक राजस्थान के अंदर हैं, उसमें से 245 ब्लॉक हैं वो डार्क जोन में आ गए। केवल 52 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे हम पानी का हमारा एक लेवल ठीक है और वहाँ इरिगेशन के लिए पानी काम में ले सकते हैं। अब जब हम ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं तो वहाँ उसका जो आउटपुट है, जो पानी निकल रहा बहुत कम है और हम उसको देते हैं तो चाहे वो स्प्रिंकलर में काम मिले चाहे ड्रिप में काम मिले, वो एक प्रेशर नहीं बन पाता और प्रेशर नहीं बन पाता तो ड्रिप और स्प्रिंकलर चल नहीं पाते। तो यदि हमारा पानी की निकासी बहुत कम है तो हम एक जल हौज है, उस जल हौज में पानी को एकत्रित कर लेते हैं और जब पानी एकत्रित हो जाता है तो वहाँ प्रेशर के साथ में पंप यूज करके या मोटर पंप यूज करके और फिर स्प्रिंकलर और ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं। तो वहाँ पानी का कुशलतम उपयोग इसलिए हो जाएगा कि जो पानी इकट्ठा हुआ वो एक साथ इरिगेट हो जाएगा, नहीं तो पानी का प्रेशर इतना है कि ना तो हमारे स्प्रिंकलर चल पाते और ना ड्रिप चल पाते और हमारा इरिगेशन हो नहीं पाता और पावर का वेस्टेज होता है। दूसरा, जल हौज का हमारा सबसे मोटा फायदा ये है कि कई बार बिजली रात को आती है और रात को किसान सिंचाई करने में दिक्कत होती है। तो यदि रात को बिजली आती है तो पंप से चला के हम उस जल हौज में पानी को एकत्रित कर लेते हैं और दिन में हम उसका उपयोग करके और सिंचाई कर सकते हैं। जी, जैसे राजस्थान के कई क्षेत्रों में कई नहरी क्षेत्र हैं राजस्थान के, जैसे कोटा है, गंगानगर है, वहाँ नहरी क्षेत्र में पानी की बाराबंदी होती है। पानी तो बहुत सारा आता है
लेकिन सिंचाई के लिए पानी का स्टोरेज वो किस तरह से करें ताकि समय पर उसका सदुपयोग कर सकें? तो नहरी क्षेत्र के लिए अपने पास क्या योजना है? देखिए, नहरी क्षेत्र में बांध से जितने भी हैं वहाँ से नहर निकाली जाती हैं, और ये हमारी एक गलत धारणा है कि बहुत पानी है क्योंकि नहर में पानी बह रहा है तो कि बहुत पानी है और इसको बहाए जाओ। लेकिन वस्तुस्थिति देखेंगे तो जो टेल एंड के अंदर नहर जो आ रही है और आखिरी छोर है, उन किसानों तक कभी भी पानी नहीं पहुंच पाता। वो आगे वाले किसान हैं जो हेड पे हैं वो पानी ले लेते हैं, और लास्ट वाले जो टेल वाले हैं वो किसान बचते हैं, वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता। अब सबसे मोटी बात आती है कि जो पानी है उसका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर सकें। अब नहर में एक है कि नहर को जैसे अपने जो माइनर है उसमें से काटा और खेत में छोड़ दिया तो खेत में पानी भर गया। जब खेत में हमारा लगता है कि 3 इंच पानी भर गया, 4 इंच पानी भर गया, तब हम दूसरे खेत में कर देते हैं। बाराबंदी का मतलब ये होता है कि जैसे ये सारे एरिया को 15 दिन में एक बार रोटेशन से पानी दे दिया, 15 दिन बाद में फिर नंबर आएगा। अब 15 दिन बाद में हमारी कई फसलें ऐसी हैं जिनको 10 दिन पे पानी की आवश्यकता है जी। अब 10 दिन पे पानी की आवश्यकता नहीं हो तो वो हमारा नुकसान होगा। तो पानी कहाँ से लाएं, क्योंकि बाराबंदी में तो 15 दिन बाद में बारी आने वाली है हमारी। कि नहर के जो भी पास खेत है अपना, नहर के किनारे एक डिग्गी बना ले और उस डिग्गी में पानी को एकत्रित कर ले, और पानी को एकत्रित करके जब भी उसको सिंचाई की आवश्यकता है फसल को, उसके अनुसार वो कर लें। दूसरा एक फायदा डिग्गी का सबसे मोटा ये है कि डिग्गी में पानी एकत्रित है, जब आवश्यकता है तब सिंचाई कर लो, और जो हम फ्लड इरिगेशन देते हैं कि खेत को भर देते हैं, उस पानी में आपका लीचिंग लॉसेज भी होता है और भाप बन के नुकसान होता है। तो उसकी जो हमारी सिंचाई दक्षता की बात करते हैं, वो हमारे जितना पानी है उसका 40% उपयोग होता है, 60% पानी बेकार चला जाता है। अब 60% पानी का कैसे सदुपयोग हो, यदि हमारे पास डिग्गी है तो डिग्गी में हम पानी भर लेंगे और उसके बाद में स्प्रिंकलर और ड्रिप से उसको सिंचाई कर लेंगे, क्योंकि नहर में तुम सीधा ड्रिप और स्प्रिंकलर चला नहीं सकते। जैसे अभी अभी आपने बोला कि जहाँ पर बाराबंदी होती है नहरी क्षेत्र, वहाँ पर डिग्गी का निर्माण करवाया जा सकता है ताकि पानी का कुशलतम उपयोग हो सके। अभी डिग्गी निर्माण की बात आ जाती है, तो डिग्गी निर्माण किस तरह से किया जाए, इसमें कितनी लागत किसानों को लगेगी? जितना भी नहरी क्षेत्र है उस नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण करते हैं, और डिग्गी निर्माण की अलग अलग तरह की साइज है उसकी, जो किसान का खेत है, कितनी पानी की उपलब्धता है, उसके अनुसार वो बना सकता है। मिनिमम जो हमारा जो छोटे से छोटा डिग्गी का आकार है वो 4 लाख घन मीटर पानी की क्षमता की होनी चाहिए। इससे बड़ी भी जितनी चाहिए उतनी बना सकते हैं। अब डिग्गी की जहाँ बात आती है वहाँ हम 10 बाई 10 बाई 3 मीटर की भी बना सकते हैं, 20 बाई 20 बाई 3 मीटर की भी बना सकते हैं, 30 बाई 30 बाई 3 मीटर की भी बना सकते हैं, 50 बाई 50 बाई 3 मीटर की बना सकते हैं। वो निर्भर करता है फार्मर का खेत कितना बड़ा है और पानी की कितनी उपलब्धता है, और ये डिफरेंट साइज की बनाई जाती हैं। अब ये डिग्गी भी क्या 2 प्रकार की हैं, एक तो पक्की डिग्गी है और एक प्लास्टिक लाइनिंग से है। पक्की डिग्गी में क्या होता है, पत्थर, ईंट और सीमेंट से बनाई जाती है जी। लेकिन हर जगह पक्की निर्माण भी नहीं हो पाता, तो प्लास्टिक लाइनिंग का आजकल कंसेप्ट हो गया, प्लास्टिक कल्चर एग्रीकल्चर में प्रवेश कर चुका है और उसके बहुत बढ़िया फायदे भी मिल रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे 20 बाई 20 बाई 3 की हमने डिग्गी खोद ली और उस पर एक हमारा HDP प्लास्टिक सीट आती है जियो मेम्ब्रेन वाली, वो उस पर बिछा देते हैं और वो पानी भर देते हैं। उस जो प्लास्टिक सीट की या जो लाइफ है वो 5 साल तक मानते हैं कि 5 साल तक वो सीट ख़राब नहीं होगी। 5 साल बाद में जब ख़राब होती है तो उसको बदल दिया जाता है। तो ये क्या बड़ा इजी बन जाती है कि हमने मिट्टी खोदी और उस पर वो प्लास्टिक सीट डाल दी और पानी को एकत्रित कर लिया और वहाँ से हम पंपिंग करके और हमारे इरिगेशन के काम में ले लिया। तो ये 2 प्रकार की हुई, कच्ची प्लास्टिक लाइनिंग की डिग्गी और पक्की डिग्गी, जो किसान को जैसे भी अपनी सहूलियत दिखती है उसके अनुसार वो बना सकता है। तो अब हम जानते हैं कि इस डिग्गी निर्माण से किसान भाइयों को लाभ क्या क्या मिलते हैं। तो सर आप एक बार बताएं कि किसान भाइयों को उस डिग्गी निर्माण से क्या क्या लाभ हैं। देखिए, यदि हमने डिग्गी निर्माण कर लिया, और मैं जहाँ बाराबंदी की बात कर रहा था, बाराबंदी में 15 दिन से या 20 दिन से हमारी बारी आ रही है। अब वहाँ हमारे क्या हो गया कि हम यदि कोई गेहूँ बोते हैं, सरसों बोते हैं, वहाँ तक तो हमारी बाराबंदी के हिसाब से चल जाता है। लेकिन हमारी दूसरी कैश क्रॉप हैं, जैसे हमें को सब्जी लगानी है, कोई फलों वाले पेड़ लगाने हैं। अब उनको सब्जी के जैसे गर्मी में आवश्यकता है कि उसको 7 दिन से पानी की आवश्यकता है और बारी आएगी हमारा 20 दिन से। अब उसको कहाँ से सिंचाई दे, तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो यदि हमारे पास डिग्गी में पानी स्टोर है तो हम वहाँ पे जब भी 5 दिन से आवश्यकता है, 7 दिन से आवश्यकता है, 10 दिन से जैसे फसल की आवश्यकता है
वहाँ सिंचाई कर सकते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सतही पानी की, अब हम बात करेंगे उस बरसाती पानी की कि उसका संचय किस तरह से हो। बरसाती पानी जाहिर है ईश्वर की देन है कि ईश्वर की तरफ से जितनी बारिश हमें मिलेगी, जितना पानी हमें मिलेगा, तो एक ईश्वर वहाँ है और एक ईश्वर जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो ये दोनों ईश्वर मिलकर के हमारे किसान भाइयों के लिए क्या योजनाएं लेकर के आते हैं, इनसे जानते हैं हम। यदि अब बरसात के पानी को जितना सहज करके और एकत्रित करके उसका उपयोग कर लेंगे, उतनी ही हमारी विभूति होगी, उतनी समृद्धि होगी जी। अब बात करते हैं कि उसको कैसे सेजा जाए, क्योंकि पुराने समय में आप जितने भी देखोगे कि चारागाह जो भूमि थी उसमें तालाब हुआ करते थे, तलाई हुआ करती थी, बांध बनाए जाते हैं बरसात के पानी से, एनीकट बनाए जाते हैं, तो पानी कहीं न कहीं रूप से एकत्रित किया जाता है। लेकिन वो एक क्या सामुदायिक उस तौर पे होते थे कि भाई बड़ा तालाब बना लिया, उससे फिर नहरें निकाल के वो कर रहे हैं, बांध बना लिया। लेकिन अब तो आवश्यकता है कि हर किसान अपने खेत में पानी को कैसे एकत्रित करें। वो अपने खेत का पानी है, वो बारिश का पानी जो खेत पर गिरता है, उसको कैसे एकत्रित करके उसको सिंचाई काम में ले, ये एक फार्म पॉन्ड है। फार्म पॉन्ड हम बना के जैसे ही बरसात आई और खेत में पानी, पहले बरसात में तो क्या सोख लेता है, लेकिन जैसे ही एक भूमि का एक सोखने की क्षमता हो जाती है, उसके बाद में पानी बहने लगता है। अब वो बहते हुए पानी को हम एक नीचे है वो एक फार्म पॉन्ड बना के अलग अलग साइज के, जैसे खेत की साइज उसका बना लें और उस पानी को एकत्रित कर लें और उस पानी को एकत्रित करके और उसका सिंचाई में काम में ले लें। क्योंकि ये जो पानी जितना एकत्रित कर लेंगे उतना ही हमारा सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा, हमारा खेती का एरिया बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसको मोटे रूप से देखें तो पहले केवल उन्हीं एरियाज में ये फार्म पॉन्ड का निर्माण किया जाता है जहाँ पे ज़मीन नीचे से थोड़ी हार्ड हुआ करती थी। तो उसको खोद लेते थे खेत तलाई के रूप में, फार्म पॉन्ड के रूप में, और उसमें पानी एकत्रित कर लेते थे। लेकिन अब वो समय की मांग है। मैंने अब पहले भी आपको बताया कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे खेती में ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया। तो जितना भी सैंडी एरिया है, बलुई वाला एरिया भी है, वहाँ पे भी हम फार्म पॉन्ड खोद के और जो प्लास्टिक शीट है उसको बिछा के और पानी को एकत्रित करके फार्म पॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं और उस पानी का सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जितना पानी हम एकत्रित करेंगे उतना ही हमारे को एक तरह से ये इजाफा है सिंचाई के लिए कि उस पानी को इजाफा करके हम एरिया को और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब आप ये भी बताएं हमारे किसान भाइयों को कि इस फार्म पॉन्ड से उन्हें मुख्य लाभ क्या क्या मिल रहे हैं और मिल सकते हैं। अब मैं मोटे रूप से बताऊं कि यदि हमने खरीफ की बुआई कर ली और अगस्त के आखिरी में विदा हो गया मानसून, बारिश नहीं आई, अब हमारी फसल में चाहे वो बाजरे के ले लें, चाहे ग्वार ले लें, चाहे वो दूसरी दालें वाली फसलें ले लें, उस वक्त फूल आते हैं, फल बन रहे हैं। अब उस वक्त पानी की उनको आवश्यकता होती है जी। यदि बरसात विदा हो गई, मानसून विदा हो गया, तो हमारी सारी फसल चौपट हो जाएगी। यदि हमने फार्म पॉन्ड लगा रखा है, बना रखा है, तो हम उसमें लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में उसमें पानी लेके और उन फसलों को बचा के हमारी खरीफ फसल को बचा सकते हैं जी। पहला फायदा तो सबसे मोटा है कि लाइफ सेविंग इरिगेशन देके हम खरीफ की फसलों को बचा सकते हैं यदि मानसून समय से पहले चला जाता है तो जी। यदि मानसून हमारा टाइमली है और खरीफ की फसल मानसून से, बारिश से हो जाती है, तो हमारे पास जो फार्म पॉन्ड में जितना भी पानी स्टोर है, जैसे मैंने मोटा सा बताया 20 बाई 20 बाई 3 मीटर का यदि फार्म पॉन्ड है तो उसमें 12 लाख घन मीटर पानी है जी। अब 12 लाख घन मीटर पानी यदि हमारे पास उपलब्ध है तो हम रबी के साथ में उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। रबी के साथ में हमारा चाहे जौ हो, गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, जो हमारे पानी उपलब्ध है उसके अनुसार हम कि भाई गेहूं का कर सकते हैं, चने का कर सकते हैं, सरसों का इतनी हम सिंचाई दे सकते हैं, उसके अनुसार प्लानिंग करके और रबी की फसलें ले सकते हैं जी। दूसरा मोटा फायदा ये हो गया। तीसरा मोटा, सबसे मोटा है कि बरसात आती है, अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड, अंडरग्राउंड पानी है, वहाँ पे पीने के लिए भी पानी नहीं है, खारा पानी है, उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, वहाँ मीठा पानी कहाँ मिले। तो यदि हमने कच्चा फार्म पॉन्ड बना रखा है, उसके 20 मीटर पे एक हैंडपम्प लगा लीजिए, तो वो रिसाव करके बिल्कुल साफ पानी आएगा फिल्टर के रूप में, तो उसको पानी पीने के रूप में उपयोग ले सकते हैं। हमारा पशुओं के लिए पानी की समस्या हो जाती है तो पशुओं के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो फार्म पॉन्ड के फायदे ही फायदे हैं। तो ईश्वरलाल जी, हमने भूमि जल का संग्रहण कर लिया, सतही जल हमारे पास में आ गया, बारिश के पानी को भी हमने एकत्रित कर लिया, लेकिन हमारा पानी का स्टोरेज तो यहाँ पर है
और यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर हमारा खेत है, तो यहाँ से पानी वहाँ हमारे खेतों तक किस जरिए से पहुँचे, इसके लिए हमारे पास क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, पानी का संग्रहण हो गया, पानी के संग्रहण को खेत तक ले जाना, यह सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है जी कि पानी का जब हमने इतने प्रयास करके उसका संग्रहण किया है तो उसका एक एक बूंद का सदुपयोग हो, जी ताकि वो जो सोर्स पानी का जो भी स्रोत है वहाँ से खेत तक पानी बिना किसी नुकसान के, बिना कोई उसमें छीजत हुए खेत तक पहुँच पाए। जी इसके लिए पाइपलाइन है कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे खेती में बिना प्लास्टिक के खेती करना संभव नहीं है। जी अब वहाँ पे भी प्लास्टिक की बात आती है तो पाइप 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एचडीपी पाइप होते हैं, दूसरा पीवीसी पाइप होते हैं, और आजकल पहले सीमेंट के पाइप होते थे, सीमेंट के पाइप तो आजकल बंद हो गए, डैमेज हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तीसरा एक एसटीपी लो फ्लैट ट्यूब आती है जिसको फोल्ड करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो वो है। किसान भाइयों, जैसे कि भावों में शब्द बसते हैं, शब्दों में भाव बसते हैं, वैसे ही भारत में किसान बसता है और किसान में भारत की आत्मा बसती है। आपका और हमारे साथ का सिलसिला यूं ही चलेगा, लंबा चलेगा। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।